नमस्कार बच्चों, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 48 में आपका स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रति चुंबकीय पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी। फैराडे के अनुसार पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। आज हम अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय की परिभाषा और पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, कल क्या बताया था मैंने आपको कि जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखते हैं तो वो अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की और अल्प विस्थापित, ये कौन सा क्षेत्र है? ये असमान क्षेत्र। अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की और अल्प रूप से विस्थापित होता है या अल्प रूप से प्रतिकर्षित होता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और जिनके अंदर ये गुण पाया जाता है उन्हें प्रतिचुंबकत्व कहा जाता है। इतनी बातें हमने कल पढ़ी थी। आइए बेटा आज देखेंगे, और ये ध्यान रखना कि असमान चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से बनाएंगे और समान चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास हो वहां पर तीव्रता ज्यादा होगी और जहां पर बल रेखाएं दूर दूर हो वहां तीव्रता कम होगी। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देख लेते हैं आज की पहली डेफिनेशन, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो बेटा देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तीनों की डेफिनेशन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। याद करने का तरीका पहले एक बार लिख लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता से अधिक तीव्रता, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता। इससे पहले क्या था? प्रतिचुंबकत्व में अधिक तीव्रता से कम तीव्रता, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। यहां पर हो गया उल्टा, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की और अल्प विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षित, वहां पर प्रतिकर्षित था, यहां पर अल्प आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक और स्टेप पर देख के लिखेंगे बेटा, ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प रूप से, केवल अल्प लिख देंगे, अल्प विस्थापित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सोडियम, कैल्शियम,
एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इसके 3 डेफिनेशन, सॉरी 3 एग्जांपल इसके, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। अब याद करने का तरीका देखिए। प्रति चुंबकीय पदार्थ में क्या था, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वहां उल्टा हो जाता था, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर अल्प विस्थापित होते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यहां पर आकर्षित हो रहा है, वहां पर प्रतिकर्षित होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में अल्प प्रतिकर्षित होते हैं। मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ को आप रखोगे तो उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा बेटा, उसके विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेगा, यानी वो प्रतिकर्षित होगा। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ उसी दिशा में जाने की कोशिश करेगा, यानी हल्के से, अल्प रूप से आकर्षित होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये इस दिशा में जाने की कोशिश करेगा हल्के से, तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। अगर विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करेगा तो प्रतिचुंबकीय, और तीसरा आता है लौह चुंबकीय। तो सेम चीजें रहेगी, बस यहां पर क्या आ रहा है, अल्प, वहां आएगा प्रबल रूप से विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब उसकी डेफिनेशन में पढ़ लेंगे। इसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में इसको फेरोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म 3 तरह के होते हैं, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। देखते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता से अधिक तीव्रता, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर क्या आएगा बेटा, शीघ्रता से, वहां पर क्या आया था, अनुचुंबकीय में अल्प रूप से, यहां पर आएगा कि और शीघ्रता से विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें समझाने वाली कोई ज्यादा बातें नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन ही याद रखनी पड़ेगी। इसको लास्ट में मैं एक तरीका, एक टेबल बनाऊंगा, उससे भी आप इसको याद रख सकते हो। फिर एग्जाम में भी ये ऐसे परिभाषा के रूप में आएगा, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं, प्रबल आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, या रखे, हां सही है, रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसमें अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो क्या क्या लिख कर आना है, फेरस
ठीक है, Fe कोबाल्ट, निकल और Fe3O4 एटसेट्रा। नोट। अब देखिए बेटा, तीनों को याद करने का एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले तीनों को लिख लीजिए। प्रति चुंबकीय, सेकंड अनु चुंबकीय और तीसरा लौह चुंबकीय। कभी कभी क्या होता है, ये एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, पूरी परिभाषा नहीं पूछते, बस केवल ऐसा पूछ लेते हैं कि अधिक से कम तीव्रता में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। आपको बस केवल एक शब्द में आंसर लिखना है। तो प्रति चुंबकीय, अनु चुंबकीय और लौह चुंबकीय 3 कैटेगरी होती है हमारे पास में। ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या होगा, अगर आप प्रति चुंबकीय को रखते हो, ये कहां रखा गया है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये कहां रखा गया है बेटा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में आप प्रति चुंबकीय पदार्थ को रखते हो तो ये हमेशा अधिक से कम की और अल्प विस्थापित होगा। ठीक है बेटा, अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर अल्प रूप से विस्थापित होगा, यानी अल्प प्रतिकर्षित होगा। दोनों शब्दों में आपको ध्यान रखना है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक से कम तीव्रता वाले भाग की ओर अल्प विस्थापित होगा, अर्थात अल्प रूप से प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। अनुचुंबकीय के साथ क्या होगा, अगर आप अनुचुंबकीय पदार्थ को रखते हो तो ये कम से अधिक, इसका अपोजिट कर लीजिए, कम से अधिक की और अल्प विस्थापित होगा। क्लियर है मेरी बात। और ये अल्प प्रतिकर्षित होता था, ये अल्प आकर्षित होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तीसरा देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ इसकी भांति ही बिहेवियर करेगा, बस केवल चेंजेस क्या आएगा, ये भी कम से अधिक की और यहां आ रहा है अल्प, यहां आएगा प्रबल विस्थापित, या आप प्रबल की जगह आप शीघ्रता लिख सकते हो, शीघ्रता ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी से। ये अल्प हल्का सा होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, शीघ्रता से विस्थापित होगा। यहां क्या जाएगा, अल्प आकर्षित, ये प्रबल आकर्षित। क्लियर बेटे मेरी बात। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल आप याद रख सकते हो। प्रति चुंबकीय का एग्जांपल आपको कल बताया गया था, H2 होता है, N2 होता है, एक और बताता हूं आपको, Hg भी इसका एग्जांपल होता है, Au, Ag एटसेट्रा। ठीक है ना, हो सकता है बेटा मैंने कुछ और भी एग्जांपल बताया हो, ये भी इसके एग्जांपल है। ठीक है ना, हो सकता है इनमें से कुछ कॉमन हो जो कल भी बताया हो और आज ही बता दिया हो। ठीक है, ज्यादा अगर आपको देखना है तो वहां पर आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख सकते हो। H2, N2, Hg ये पारा, Au और Ag। ठीक है ना, सिल्वर हो गया और एक गोल्ड हो गया। अनुचुंबकीय का अभी भी बताया मैंने आपको, Na, Ca, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। आपको 2-3 एग्जांपल ध्यान रखने हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। लौह चुंबकीय का बताया बेटा अभी, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, Fe3O4। क्या क्या चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, सिंपल से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये अधिक से कम, ये कम से अधिक, ये भी कम से अधिक, ये अल्प विस्थापित, ये भी अल्प विस्थापित, ये शीघ्रता से विस्थापित, ये अल्प प्रतिकर्षित, अल्प आकर्षित, प्रबल आकर्षित। टेबल के रूप में आप ध्यान देंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। पूरी डेफिनेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आपको समझना है। ये इसका एग्जांपल हो गया, ऐसे आपको उतार लेना बेटा। बेटा मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था सॉल्व करने के लिए, कुछ बच्चों ने ट्राई किया है, कुछ ने मेरे पास व्हाट्सएप भी किया है उसका सॉल्यूशन, कुछ ने आंसर पूछा है मुझसे कि सर इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, मैं यही चाहता था कि आप खुद प्रयास करें।
अब इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, अच्छे से आपको समझना है, इसको देखना है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं करा वो इसको समझे बेटा। देखिए प्रश्न ऐसा था कि एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है बेटा। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 10 एम्पियर मीटर 10 एम्पियर मीटर का ध्रुव सामर्थ्य का एक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, और इसके मिड का इसके केंद्रक पर, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर इकाई ध्रुव सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। तो बताओ इस पर परिणामी चुंबकीय बल कितना होगा। थोड़ा बेटा पहले का देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया गया था, एक नोट लिखाया था मैंने, जो बच्चे रेगुलर वीडियो लेक्चर देखते हैं उनको ध्यान होगा कि वर्ग हो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, अगर उनके शीर्ष पर एक समान परिमाण का आवेश रखा हो, परिमाण का मतलब Q Q Q, और एक समान प्रकृति का, तो केंद्र पर कैसा भी आवेश रख लें उस पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल शून्य ही होगा, ठीक है बेटा। इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। अब इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो बेटा देखिए इसको वेक्टर से सॉल्व करेंगे। मैं आपको समझाने पे ज्यादा ध्यान दूंगा, आपको ये समझ में आना चाहिए वेक्टर फॉर्म। इसका आंसर तो 0 आएगा। रीजन है बेटा क्या कि चाहे वर्ग हो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, तीनों के शीर्षों पर एक समान परिमाण का आवेश रख दो, एक समान प्रकृति का, तो ये बैलेंस हो जाता है। सेम यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, ये समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर भी 10 एम्पियर, स्मॉल एम मान लीजिए, 10 एम्पियर इंटू मीटर, ये भी 10 एम्पियर इंटू मीटर, यहाँ पर भी 10 एम्पियर इंटू मीटर, और इसके केंद्रक पर इकाई ध्रुव सामर्थ्य का रखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो इसके केंद्र पर लगने वाला परिणामी चुंबकीय बल कितना होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ये पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। अभी 0 कैसे होगा तो समझे। यहाँ पर ये केंद्रक एक फोर्स जा रहा है इस दिशा में, एक फोर्स जा रहा है इस दिशा में, और एक फोर्स आ रहा है इस दिशा में। अब आप एक लॉजिकल तो सीख ही गए होंगे कि तीनों परिमाण में बराबर होंगे। क्यों भी तीनों परिमाण में कैसे बराबर है, क्योंकि तीनों वर्टेक्स पर, तीनों शीर्षों पर एक समान परिमाण, एक समान प्रकृति का ध्रुव सामर्थ्य रखा हुआ है। 10 यहां रखा है, 10 यहां रखा है, 10 यहां रखा है, और केंद्रक पर इकाई, यानी ये 10 और ये 10, तो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F = μ0/4 m1 × m2/r²। तो यहां पर F = μ0/4 से tan × 1/, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेते हैं ये r है, r², वैसे निकाल भी सकते हैं लेकिन अभी मान लेते हैं ये r है, ठीक है बेटा। इसके लिए भी ये r रहेगी क्योंकि केंद्रक की सभी शीर्षों से दूरियां एक समान होती है। तो यानी ये भी F होगा, ये भी F होगा, और ये भी F होगा। F ये रहा μ0/4 tan × 1/r²। ये m 10 है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी 10 1, और डिस्टेंस केंद्रक की, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक की सभी शीर्षों से दूरियां एक समान होती है। तो तीनों जो बल आए ये परिमाण में बराबर है, यानी ये भी F, ये भी F और ये भी F। अब देखो बेटा यहाँ पर वेक्टर अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से सीखा हो तो आपको ये आ जाएगा, और नहीं सीखा मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तब भी आ जाएगा, बशर्ते है कि आप पूरा ध्यान दीजिए। मैंने क्या करा है, काल्पनिक यहाँ पर क्वाड्रेंट बना दिया। क्वाड्रेंट समझते हैं, चतुर्थांश, ये x, ये मूल बिंदु, ये x डैश, ये y o y डैश, ठीक है बेटा। अब देखिए सिंपल सी बात है कि समबाहु त्रिभुज का ये कोण 60 डिग्री होगा, ये कोण भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, और केंद्रक इसको समद्विभाजक, यानी ये वाली जो लाइन है ये इसको समद्विभाजक यानी बीच में से निकल रही है, ठीक है बेटा।
यहाँ पर इसके मध्य से निकल रही है, तो यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये इसके मध्य से इसके इस भुजा पर मिड में मिल रही है, तो यानी ये कोण हो गया 30 डिग्री। अगर ये कोण 30 डिग्री हो गया तो यानी ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे कैसे कैसे, देखिए इधर देखिए, ये एफ और इधर एफ, इस कोण को कितना बताया मैंने, यहाँ पर मैंने इसे काल्पनिक लाइन बना ली है। ये कोण 30 डिग्री, तो बच्चों ये कोण भी 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये कोण भी 30 डिग्री। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको घटक करने हैं, तो घटक निकाल लीजिए। घटक कैसे निकालेंगे, जिधर कोण उधर कॉस, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। इधर इसके लिए एफ कॉस 30 डिग्री, एफ साइन 30 डिग्री। सारी कहानी को खत्म कर दीजिए, केवल घटक घटक को रहने दीजिए। यहाँ देख लेते हैं, सब चीजों को हटा दिया मैंने। अब जो घटक निकल कर आए उन पे ध्यान दीजिए। इस बिंदु पे एक घटक इधर आया f cos 30 डिग्री, और एक घटक इधर आया f cos 30 डिग्री। एक घटक इधर, ये तो f है, और इधर आ रहे हैं दो घटक f sin 30 और f sin 30, 2f sin 30 डिग्री। f cos 30 इस f cos 30 को कैंसिल कर देगा। क्यों कर देगा, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो x दिशा में परिणामी बल कितना आ गया, 0 आ गया। y दिशा की बात कर लेते हैं, 2f sin 30, 2f sin 30 डिग्री, 2f sin 30 का मान 1/2 कट गया, f बचा, यानी ऊपर जो बल आ रहा है वो f आ रहा है। 2f sin 30 को सॉल्व किया तो f आ गया, नीचे कितना लग रहा है, नीचे भी f लग रहा है, f को कैंसिल कर देगा, तो बेटा क्या आ गया, x दिशा में भी 0, y दिशा में भी 0, तो परिणामी बल कितना आ जाएगा, परिणामी बल 0 आ जाएगा। बात समझ में आई होगी? एक बार और समझा देता हूं, थोड़ा जल्दी एक बार और समझ लेंगे इसको। जिन्होंने कोशिश करी बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे प्रयास करते रहे, मैं आपके साथ हूं, ऐसे और भी प्रश्न मैं आपको देता जाऊंगा। एक बार और इसको समझ लेते हैं। मैंने वेक्टर से सॉल्व करा है, हो सकता है आपने कोई और मेथड से सॉल्व करा हो, वो भी सही है। हमें दिया गया था समबाहु त्रिभुज, वैसा करिए कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है या बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न आता है तो डायरेक्ट आपको 0 आंसर लिख कर रहना है। समबाहु त्रिभुज हो और वर्ग हो तो 0 लिख कर रहना है। शर्त है सभी परिमाण में बराबर और प्रकृति में सेम होने चाहिए। यहां पर स्मॉल m, स्मॉल m, ठीक है, केंद्रक ये रहा, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण इधर, और इसके कारण इधर। ठीक है बेटा, देख लेते हैं इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, और एक फोर्स इधर। ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री तो ये वाला कोण 30 डिग्री, तो ऐसे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसे घटक निकाले, इधर आ गया f cos 30 डिग्री, ऊपर चला गया f sin 30 डिग्री, इधर आ जाएगा f cos 30 डिग्री, इधर आ जाएगा f sin 30 डिग्री। दोबारा देखिए, इधर आया f cos 30 डिग्री, f cos 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया 2f sin 30 डिग्री, और नीचे f। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर है 0। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे, क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे पढ़ाता था मैं आज ही, लेकिन फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू।